शाम के 5 बज चुके थे। आकाश में हल्की सर्दियों की गुलाबी रोशनी और कुहासा घिर रहा था। मैं अपनी पुरानी स्कूटी पर कस्बे की सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। मेरी मंजिल मेरे कॉलेज से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में थी, जहां मेरी मौसी रहती थी। रास्ता लंबा था और अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में बादल गहराने लगे, ठंडी हवाएं चल पड़ी और तेज बारिश ने मेरी यात्रा को मुश्किल बना दिया। कस्बे के एक किनारे पर मुझे एक होटल का साइन बोर्ड दिखा। होटल समर विला। नाम देखकर ये पुराना और ठहरा हुआ सा लगा। चलो रात यहीं काट लेते हैं, मैंने खुद से कहा। स्कूटी को पोर्च के अंदर खड़ा करके मैंने काउंटर पर खड़े आदमी को पुकारा। काउंटर के पीछे खड़ा आदमी एक अधेड़ उम्र का था। उसका नाम महेश था। लंबा, दुबला पतला, झुर्रियों भरे चेहरे वाला। उसके बोलने का अंदाज ठंडा था और उसकी आंखें कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैडम, यहाँ रुकने का इरादा है? उसने पूछा। हाँ, बाहर का मौसम खराब है। महेश ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर कहा, कमरा तो मिल जाएगा, पर एक सलाह दूंगा, 217 में मत रुकना। क्यों? मैं चौंकी। बस मत रुकना, कुछ चीजें यहाँ अजीब हैं। मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी। उसके इस जवाब ने मेरे भीतर की जिज्ञासा जगा दी, लेकिन मैं इसे हल्के में लेते हुए बोली, ठीक है, मुझे 217 दे दो। महेश ने मुझे गहरी नजर से देखा, मानो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। उसने आखिरकार एक चाबी निकाली और मुझे कमरे की ओर जाने दिया। कमरा 217 ऊपरी मंजिल पर था। गलियारा लंबा और सुनसान था। दीवारें पुराने पीले रंग की, जिन पर अजीब सी पंगस जमा थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ हवा की सीटी काटने जैसी आवाज ही तोड़ रही थी। कमरे के अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप पुरानी कहानियों में सुनते हैं। फर्श पर पुरानी लकड़ी के टुकड़े और दीवार पर एक बड़ी काली लकड़ी की पेंटिंग, जिसमें एक लड़की का चित्र बना था। लड़की की आंखें बहुत अजीब थीं। अजीब तस्वीर है, मैंने बुदबुदाया। कमरे में ठंडा एहसास था, जैसे खिड़कियां खुली हों, लेकिन मैंने खिड़कियों को चेक किया और वे पूरी तरह बंद थीं। रात करीब 11 बजे मैंने नोटिस किया कि कमरे की घड़ी बंद हो चुकी थी। उसकी सुइयां ठीक 12 बजे पर अटकी हुई थी। यह अजीब बात थी, क्योंकि होटल में घुसते ही मैंने इस घड़ी को चलते हुए देखा था। उसके कुछ समय बाद मैंने अपने फोन पर देखा कि उसमें एक अजीब तस्वीर सेव थी। ये तस्वीर मैंने नहीं खींची थी। तस्वीर में वही लड़की दिखाई दे रही थी जो दीवार की पेंटिंग में बनी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फोन को पलटकर रखा, लेकिन उस तस्वीर की छवि बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। तभी खिड़की से कुछ तेज हवा आई। खिड़कियां अपने आप खुल गई थीं। मैंने दौड़कर उन्हें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे बंद नहीं हो रही थीं। अचानक पेंटिंग से एक धीमी आवाज आने लगी। क्यों आई हो तुम? आवाज थी धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट। खिड़कियों को बंद करने के बाद भी मेरे मन में डर का अंधेरा गहराता जा रहा था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी। उस पर कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन पेंटिंग पर लगी लड़की की आंखें मुझे हर कोने से घूर रही थीं। रात गहरी होने लगी। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन कमरे का माहौल असामान्य लग रहा था। बेड के पास एक साइड टेबल थी, जिसमें एक पुरानी लाल डायरी रखी हुई थी। मुझे वह अजीब लगी। मैंने सोचा, शायद किसी पुराने मेहमान की होगी, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने साइड टेबल से वह लाल रंग की पुरानी डायरी उठाई। उसका कवर धूल और समय की परतों से ढका हुआ था। पहली नजर में लग रहा था कि यह सालों से किसी ने नहीं छुआ है। डायरी खोलते ही उसमें लिखे शब्दों ने मेरी सांसें थाम दी। अगर यह डायरी तुम तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि तुम इस कमरे में फंस चुकी हो। यहां से निकलना आसान नहीं होगा, पर ध्यान रखना, ये कमरे की कहानी जितनी समझ में आती है उतनी साधारण नहीं है। मैंने घबराकर डायरी को बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली। ये कैसे हो सकता है? क्या ये मजाक था या किसी ने जानबूझकर यह सब डराने के लिए किया? लेकिन जैसे ही मैंने डायरी वापस रखनी चाही, वह अपने आप फिर से खुल गई। पन्ने बिना किसी हवा के अपने आप पलटने लगे। उसमें एक लड़की की तस्वीर चिपकी हुई थी, जो हूबहू वही लड़की थी
जो दीवार की पेंटिंग में बनी थी। उसके नीचे लिखा था, मेरा नाम मीरा है, मुझे यहाँ फंसाया गया था, क्या तुम मेरी मदद करोगी? डायरी में कुछ और नहीं लिखा था, लेकिन उस एक संदेश ने मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर दिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। मैंने कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पसीने से भीगते हुए मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काली परछाइयां। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा होटल किसी दूसरे ही आयाम में चला गया हो। कमरे में तापमान और गिरने लगा। मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। तभी मुझे कमरे के कोने से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। क्यों आई हो? बाहर क्यों नहीं चली जाती? यह वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। मैं तेजी से पलटी, पर कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने दीवार की ओर देखा, पेंटिंग में लड़की की आंखें हिल रही थीं। ये मेरी कल्पना है, ये सब सच नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। लेकिन पेंटिंग की आंखें अब पेंटिंग तक सीमित नहीं थीं। वह जैसे पेंटिंग से निकलकर कमरे में मंडराने लगी। मैं कंबल के भीतर दुबक कर लेट गई। अगर आप यहाँ तक कहानी सुन रहे हो तो आप कहानियों के शौकीन लगते हो, तो आप हमारी चैनल प्रेमी वाणी को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां हर रोज सुनने के लिए मिलेगी। कांपते हुए मैंने पूरी रात बिताने की कोशिश की, लेकिन नींद कैसे आती। सुबह की रोशनी का इंतजार करते हुए मैं डायरी को एक बार फिर खोलने का साहस जुटा सकी। डायरी में अब नए शब्द उभरे थे। सूरज निकलने से पहले मेरी कहानी पूरी करो, वरना तुम्हें भी मेरी तरह इस कमरे में कैद होना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने अगले पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में मीरा की कहानी लिखी थी। कुछ साल पहले मैं यहाँ अपने मंगेतर के साथ आई थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, या मैंने ऐसा सोचा था, पर इस कमरे में उसने मुझे धोखा दिया। इस कमरे की दीवारें मेरे खून से सनी है। उसकी चालबाजी, उसका झूठ, यही सब मेरी मौत का कारण बना। मुझे अंदर तक झटका लगा। मीरा की आत्मा को न्याय नहीं मिला था। उसे धोखा दिया गया, उसकी हत्या हुई, और उसके बाद उसकी कहानी किसी को पता तक नहीं चली। शायद यही कारण था कि वह आज भी यहाँ फंसी हुई थी। डायरी में अगला वाक्य पढ़ते ही मैं हैरान रह गई। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो तुम्हारी किस्मत भी मेरी जैसी हो जाएगी। मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ से तभी निकल सकती हूँ जब मीरा की आत्मा को न्याय दिला सकूं। कमरे में चारों ओर देखते हुए मुझे कुछ पुराने खांचों का पता चला। एक खिड़की के नीचे छिपे एक छेद में मुझे एक छोटा सा संदूक मिला। उसमें एक खूनी चाकू, एक सोने की अंगूठी और एक पुराना पत्र था। पत्र से पता चला कि मीरा का मंगेतर होटल मालिक का बेटा था, जिसने होटल की बदनामी से बचने के लिए उसे मार दिया था। होटल मालिक ने यह सारा मामला दबा दिया और इस कमरे को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन यह कहानी समय के साथ दब गई। संदूक में मिले खून से सने चाकू को देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। पत्र में साफ साफ लिखा था, यह चाकू वही है जिससे मीरा की हत्या की गई थी। उसकी आत्मा इसलिए मुक्त नहीं हो पाई क्योंकि वह अपने हत्यारे को सजा दिलाने के लिए किसी की मदद चाहती है। अब मुझे यह समझ आ गया था कि मीरा की आत्मा क्या चाहती थी। कमरे में रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला इसलिए जारी था क्योंकि उसकी हत्या से जुड़ा सबूत यहीं छुपा हुआ था। मैंने तुरंत संदूक का सामान लेकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने जैसा दिखा। हवा में मीरा की चीख गूंजने लगी, उन्हें सजा दिलाओ, उन्हें सजा दिलाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने खुद को मजबूत किया और मीरा की डायरी और संदूक के सबूत लेकर दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की। भगवान, प्लीज मदद करो, मैंने घबराते हुए बुदबुदाया। कई कोशिशों के बाद दरवाजा खुल गया। बाहर गलियारे में ठंडक और अजीब खामोशी फैली हुई थी। मैंने होटल के केयरटेकर महेश को ढूंढना शुरू किया। महेश लॉबी में खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने सबूत उसे दिखाए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ मिला? उसने कांपती आवाज में पूछा। कमरा 217 में। मीरा की कहानी मुझे सब समझ में आ गई है।
महेश ने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा, ये कहानी तुम नहीं समझोगी, तुम बस यहाँ से भाग जाओ, वो तुम्हें भी खत्म कर देगी। नहीं, मैं उसे न्याय दिलाकर ही जाऊंगी, मैंने दृढ़ता से कहा। महेश ने थके हुए स्वर में कहा, मीरा की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा मालिक और उसका बेटा थे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। अगर तुम यह लड़ाई लड़ने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। महेश ने पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। मैंने डायरी, चाकू और पत्र के साथ पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बार बार मुझे अंधेरे में वही परछाई दिखाई दे रही थी और वही आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक मैंने यह महसूस कर लिया था कि यह लड़ाई केवल एक अपराधी के खिलाफ नहीं बल्कि एक अजीबोगरीब ताकत के खिलाफ भी है। पुलिस ने सबूत देखे और उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। महेश की गवाही से हत्या का मामला खुल गया। होटल मालिक का बेटा, जो अब उम्र दराज था, पुलिस के सामने आया और अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने रोते हुए कहा, मुझे लगा था कि यह सब दफन हो गया है, लेकिन मीरा की आत्मा ने कभी चैन से नहीं रहने दिया। इस इकबाल-ए-जुर्म के बाद मीरा को न्याय मिला। होटल को सील कर दिया गया। उस रात जब मैं घर वापस लौटी तो मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे मैंने कुछ बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन सोने से पहले मुझे एक सपने में मीरा दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने बस इतना कहा, शुक्रिया शिवांगी, अब मैं आजाद हूं। उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। यह देख मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस पूरी घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग इसे एक कहानी समझ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह सच्चाई थी। मैंने सीखा कि कभी-कभी हमारी साधारण जिंदगी में भी ऐसी असाधारण कहानियां छुपी होती हैं। हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेमी वाणी को सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए।